Hello everyone. From today, I'm going to start with this crash course in physics, specifically for NEET and IIT JEE. क्योंकि एडवांस IIT JEE मेंस क्योंकि एडवांस के लिए क्रैश कोर्स काम नहीं आता, उसके लिए पूरा ही पढ़ना पड़ता है. अदर थिंग, मैंने सोचा था कि ये कोर्सेज आई डू लाइव, बट द थिंग इज़ दैट यूट्यूब हैज़ सम रिस्ट्रिक्शंस कि 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे तभी आप मोबाइल पे लाइव कर सकते हो वगैरह वगैरह. सो दैट विल सी लेटर. सो अभी के लिए आई बी अपलोडिंग वीडियोज़ एवरी डे. मतलब मैं कोशिश करूँगा, आई ट्राई टू बी रेगुलर. विल ट्राई टू कवर द एंटायर सिलेबस. क्विक रिविजन करने की कोशिश करेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के साथ जो कि एंट्रेंसेस में आ चुके हैं. I will also upload the worksheets and I'll also leave the link of the worksheets in the description. वो previous year questions ही होंगे directly किसी book से उठाए हुए. So you should practice all those because questions करना काफ़ी important होता है. और लाइव मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि इंट्रैक्शन हो जाता है, बट द थिंग इज़ दैट कि वो अभी पॉसिबल नहीं है, तो वो देखेंगे कभी फिर होता है तो. आई फाउंड दिस वर्कशीट काइंड ऑफ थिंग. इट्स अ हैंडबुक काइंड ऑफ थिंग. एलन का है कोई. इट्स गुड एक्चुअली. इसमें चैप्टर वाइज आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, टॉपिक्स वाइज, फार्मूलाज एटलीस्ट. सो फॉर्मूले कवर करने मतलब टॉपिक्स देख लेने से ये फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट कुछ मिस नहीं होगा. हम कोशिश करेंगे इसको साथ साथ इलाबोरेट करते चलें और फिर किस तरह के क्वेश्चन इससे आए हुए हैं और किस तरह के क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं. आई ट्राई टू कवर अप ऑल ऑफ दोज. 30-40 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए. हमारे पास काफ़ी टाइम है, तकरीबन 2 महीने का वक्त है, तो यू शुड यूटिलाइज इट बिकॉज इम्पॉर्टेंट है. इट्स okay, anyway, we'll discuss about that later ki how important this exam is for you. So let's start with the first chapter, units, dimensions, measurement in practical physics. It is very easy. इसका क्वेश्चन आपको कभी नहीं छोड़ के जाना चाहिए. मतलब ये टॉपिक इतना आसान होता है कि अगर इसका क्वेश्चन आप छोड़ के जाते हो तो मतलब अपने साथ गलत कर रहे हो, पाप है ये इसको छोड़ के जाना इस चैप्टर को. एक और चीज़, आपको सारे क्वेश्चंस कवर नहीं करने होते. 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो आपको 25 क्वेश्चन आपको सारे कवर करने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू फोकस ऑन द लाइक 50 to 60-70% तक अगर आप कवर कर लेते हो तो बहुत होता है, वो बहुत होता है. मतलब यू विल गेट रियली गुड रैंक अगर आप 50% क्वेश्चन भी सही करके आते हो तो दैट्स वाई आई विल बी फोकसिंग बेसिकली ऑन ऑल द चैप्टर्स. बट आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट पिक दोज चैप्टर्स विच यू लाइक और विच यू सीम्स दैट कि वो ईजी है, उससे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करो. क्वालिटी मैटर्स, तो जो करके जाओ एटलीस्ट उसको ढंग से कर लेना. एनीवे, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, यूनिट्स, डायमेंशन, मेजरमेंट. फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ पता होती है आपको क्या है. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और फिर कुछ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं उसके साथ. तो 7 बेस क्वांटिटीज़ और फिर उसके साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़. जो 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो फिर दैट इज़ लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर. और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास, एक इलेक्ट्रिक करंट. सो इफेक्टिवली ये 7 मेरे पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं. 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो होती हैं दैट इज़ एंगल एंड स्टेरेडियन. एंगल दैट इज़ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल मतलब 2D में हम बात कर रहे हैं और फिर सॉलिड एंगल मतलब कि प्लेन एंगल जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, नॉर्मली इसका जो यूनिट होता है दैट इज़ रेडियन. सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेरेडियन से. यहाँ आप ये चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों क्वांटिटीज़ के लिए यानी एंगल और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए यूनिट तो होती है बट इसकी डायमेंशन नहीं होती है. मतलब कहने का कि जैसे थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस हम लिखते हैं, तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये लेंथ कैंसिल हो जाता है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है. डायमेंशन हम अभी भी इसकी m0, l0, t0 ही लिखते हैं. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जिस क्वांटिटी की यूनिट हो उसकी डायमेंशंस भी होंगी. इट इज़ नॉट मस्ट, रिमेंबर दैट. ये बेस क्वांटिटीज़ हैं. SI ने डिसाइड किया था. SI क्या है, तो इट्स अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. बेसिकली इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम ए डे इंटरनेशनल, विच डिसाइड्स कि क्या मतलब कौन सी यूनिट कहाँ रखनी चाहिए. क्या यही 7 बेस क्वांटिटीज़ हो सकती थी? आंसर इज़ नो. कोई और 7 भी ली जा सकती थी या कोई और बेस क्वांटिटीज़ भी ली जा सकती थी. उसके रिलेटिव, जैसे मान लो कि लेंथ को हम आज बेस क्वांटिटी अज्यूम करते हैं, हम एरिया को भी बेस क्वांटिटी ले सकते थे. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लेंथ को ही बेस क्वांटिटी लेके चलो. किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट में शायद एरिया को बेस क्वांटिटी लिया जा सकता है. एनीवे, सो लेंथ, एरिया, that is like length basically is the base quantity or fundamental quantity.
एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, तो जो बेस यूनिट का यूज करके जिनसे हम यूनिट बनाते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिराइव्ड यूनिट. जैसे लेंथ की यूनिट मीटर है, दैट इज द बेस. Area is meter square. This is the SI I'm talking about. So that is length square. So basically that becomes meter square. So this is derived and this is fundamental. That's it. Units, you know that कि how do we represent units. आप किसी भी क्वांटिटी को जैसे मेजर करते हो तो 10 kgs, तो जो 10 है that is the number, that is the magnitude, and that kg or kilogram is basically we are talking about the unit. सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बहुत सारी होती हैं, हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स है. यहाँ कुछ मेंशन किए हुए हैं, बट दुनिया भर के सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं. कई बार हम अपने खुद के सिस्टम्स ऑफ यूनिट भी बना लेते हैं. जैसे मान लो कि आई कैन से दैट कि इस बॉटल की हाइट कितनी है, तो फिर ट्वाइस और 1.5 टाइम्स ऑफ दिस पेन. सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट. दैट इज अप टू यू, उसको हम मेजर कर सकते हैं. जैसे होता है ना कि एक मेरा घर तुम्हारे घर से 3 गुना ज़्यादा दूर है. सो मेरे घर के डिस्टेंस को मैंने एक यूनिट अज्यूम कर लिया, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो यूनिट्स दी हुई हैं हम वही यूज़ करें. मोस्टली जो यूज़ होती है दैट इज़ द एसआई यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे एमकेएस भी कहा जाता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड. मीटर इज़ फॉर लेंथ एंड किलोग्राम इज़ फॉर मास एंड सेकेंड, एस इज़ फॉर टाइम. देन उसके बाद सीजीएस यूज़ किया जाता है. जैसे हम यहाँ पे केजी और किलोमीटर पर आवर काफ़ी यूज़ करते हैं. सेम वही यूएस यूके में इन वी टॉक अबाउट इन यूएस बेसिकली वी टॉक इन माइल्स, the length miles per hour and pounds में ज़्यादा बात होती है about masses and all. तो सेम वे CGS सिस्टम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फिट पाउंड सेकेंड, MKSQ एंड MKSA. जब हम Q की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम चार्ज को एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, लेकिन जब हम A की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम करंट को एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेके चल रहे हैं. तो आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हो. आई एम गोइंग अ बिट फास्ट बिकॉज ये सब कुछ आप पहले से पढ़ चुके हो, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो. सो और इसमें से इतना कुछ इंपॉर्टेंट आता भी नहीं है कभी एग्जाम में. देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एज यू कैन से, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में तो हम पढ़ते भी नहीं है कभी, क्योंकि फोटोमेट्री पहले हमारे सिलेबस में था, अब नहीं है. कैंडल होती है यूनिट. डेफिनेशंस, इन सातों की सातों बेस क्वांटिटीज़ की एक डेफिनेशन है. जैसे कि अगर आपको 1 ग्राम या 1 केजी को डिफाइन करना है, तो फिर एक सिलेंडर रखा हुआ है कहीं पे, उस सिलेंडर का जो मास है दैट इज इक्वल टू 1 केजी. पूरी दुनिया में 1 केजी उतना ही मेजर किया जाता है. बट आपको ये डेफिनेशंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दीज डेफिनेशंस, सो यू कैन स्किप इट. बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट या कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है, उतना काफ़ी है. Moving further, supplementary units, I already told you, radian and steradian, that is these. Dimensional formula, इन्हीं यूनिट्स को जब हम डायमेंशंस यानी MLT के फॉर्म में लिखते हैं तो फिर बेसिकली इन्हीं डायमेंशनल फार्मूला कहा जाता है. काफ़ी यूज़फुल होता है, बट बहुत सारी चीज़ें डायमेंशन से नहीं भी निकाली जा सकती, तो आप उस पर सोल डिपेंडेंसी नहीं रख सकते. जैसे फॉर एग्जांपल डायमेंशन के अंदर हम नॉर्मली इन 3 टर्म्स पे डिपेंडेंट होते हैं, MLT. बट दुनिया भर के ऐसे रिलेशंस हैं जो कि 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करते हैं. जैसे देयर आर मेनी इनफैक्ट जिसके अंदर मल्टीपल क्वांटिटीज एसोशिएट होती हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर या मैकेनिक्स में भी इटसेल्फ. तो हम इस पे सोल डिपेंडेंसी नहीं रख सकते. अदर थिंग, डायमेंशन से हमें ये तो पता चल जाता है कि कोई रिलेशन सही है कि नहीं है, बट हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली सही है तो वो एक्चुअल में भी सही है. आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो मैं कहता हूँ एनर्जी है ½ mv², तो ये एक रिलेशन है जो डायमेंशनली भी सही है, एक्चुअल भी सही है. बट अगर मैं लिखता हूँ एनर्जी इज इक्वल्स टू mv², तो ये रिलेशन भी डायमेंशनली सही है, लेकिन ये एक्चुअली में सही नहीं है, बिकॉज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज ½ टाइम्स mv² और ना कि mv². ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डायमेंशन कभी कॉन्स्टेंट्स की यूनिट के बारे में हमें नहीं बताता है. सो दैट इज वन प्रॉब्लम. क्या क्या किया जा सकता है डायमेंशन का यूज़ करके? तो हम डायमेंशन का यूज़ करके ये चेक कर सकते हैं कोई रिलेशन सही है कि गलत है. अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली गलत है तो वो गलत ही है, बट अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली सही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिलेशन सही है. आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर कोई रिलेशन गलत है डायमेंशनली तो वो गलत है, दैट इज रॉन्ग. बट अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली सही है तो वी कैन नॉट क्लेम दैट दिस रिलेशन इज परफेक्टली करेक्ट, बिकॉज कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं वहाँ पे. टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, दो अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में आप रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हो यूजिंग डायमेंशंस. जैसे टाइम पीरियड वगैरह हम निकाल सकते हैं डायमेंशन का यूज़ करके. बट यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि हमें कांस्टेंट नहीं पता चलता,
आप प्रोपोर्शनैलिटी तो निकाल लोगे कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल बाई जी, बट जब आप यहाँ पे कांस्टेंट यूज करोगे प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आप डायमेंशन से नहीं निकाल सकते, आपको पता ही नहीं चलता। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ता है, तो इट इज ऑल्सो वन लिमिटेशन। डायमेंशन का यूज करके आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप CGS से SI में जा सकते हो, SI से MKS में जा सकते हो। ज़रूरी नहीं आप डायमेंशन का यूज़ करो, वैसे भी बेसिक दिमाग लगाओगे तो भी यूज़ हो जाता है, तो भी कन्वर्ट हो जाता है। लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड, एज आई टोल्ड यू इन बिटवीन ओनली, कि क्या क्या लिमिटेशंस है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप डायमेंशन से नहीं कर सकते, तो इसकी एक लिमिट्स है कि आप मल्टीपल अगर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो आप डायमेंशन से सॉल्व नहीं कर सकते। डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन हमेशा सही नहीं होता। डायमेंशन हमें ये नहीं बताता कोई क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है। सो देयर आर मेनी। मूविंग फर्दर, SI प्रीफिक्सेस पता है आपको क्या होती है? मिली, माइक्रो, नानो एंड ऑल, ये आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। मिली 10⁻³ माइक्रो -6, नानो -9 एंड ऑल, ये ऑर्डर है। पिको -12, फर्मी -15। सेम वे ऐसे पॉजिटिव में भी होते हैं, किलो, मेगा, गीगा एंड ऑल। यू शुड नो दैट, इससे कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एक और चीज़, बहुत लोग यहाँ पे आपसे कहते हैं कि आपको ये फिजिकल क्वांटिटीज याद कर लेनी चाहिए या इनके डायमेंशनल फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। बहुत कुछ होता है यार याद करने को, मतलब इतना कहाँ याद होता है, ये इतना कहाँ रटा जाएगा। अगर आप रट सकते हो तो दैट्स रियली गुड, बट अगर याद नहीं रहता है तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि उस रिलेशन का यूज़ करके आप निकाल सकते हो चीज़ें। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल। मान लो कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन और लाइक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी के लिए आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है या यूनिट निकालनी है। तो मुझे पता है कि फोर्स का जो रिलेशन होता है दैट इज Gm1m2/r²। मुझे जी की यूनिट नहीं पता है। इफ आई एलिमिनेट जी फ्रॉम हेयर आई विल गेट Fr²/m1m2। अगर मुझे यूनिट निकालनी है तो क्या हो जाएगी? फोर्स के लिए न्यूटन, मीटर स्क्वायर, मासेस आर किलोग्राम, सो किलोग्राम -2, क्योंकि यहाँ पे दो मासेस हैं, M1 M2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये जी की यूनिट हो गई। अब उसके लिए आपको याद थोड़ी रखने की जरूरत है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या है। जस्ट रिमेंबर कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ एसोसिएटेड कौन सा रिलेशन है। मान लो आपसे कह दिया जाए परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालो, तो अगेन आपके पास रिलेशन होता है फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। आपको सारी वैल्यूज पता है। चार्जेस की यूनिट कूलम, डिस्टेंस, फोर्स की यूनिट पता है, 4 पाई की कोई यूनिट होगी नहीं। सॉल्व कर लो, एलिमिनेट कर लो, आ जाएगा। यहीं पे कुछ बेसिक एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट, स्टीफन कांस्टेंट, ये सारे रिलेशन आपको पता होने चाहिए, आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। पावर होता है सिग्मा A T⁴, तो यहाँ से आपको सिग्मा की यूनिट मिल जाएगी, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है। एरिया होता है ये टेम्परेचर होता है, ये पावर होता है, तो निकाल सकते हो। सो देयर आर मेनी केसेस, डिफरेंट सिचुएशंस, यू कैन कैलकुलेट इट। वैसे वो E सिग्मा होता है, बट स्टिल फॉर इंस्टेंस वी आर अज्यूमिंग दैट। सम फिजिकल क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज अगर आप रट सकते हो तो रट लो, अगर नहीं रट सकते तो इट्स रियली गुड कि आप वो रिलेशंस पता हो, निकाल लेना। डायमेंशंस, अगर आपको एक्चुअल वैल्यूज पता है यानी यूनिट्स पता है, तो आप उससे डायमेंशंस भी बना सकते हो। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है डायमेंशंस दैट इज़ MLT। उसके अलावा एक एम्पियर यूज़ होती है करंट की, क्योंकि उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है चार्ज वार्ज के रिलेशन में। बट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपको पूरे डायमेंशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कि एग्जाम में आया हुआ भी है। लेट्स से आपसे कहा गया कि फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर E/B, इसका डायमेंशन निकालो। तो जब मैं E/B की डायमेंशन की बात करता हूँ तो वैसे ही करना बहुत मुश्किल है। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पहले चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को भी चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तब जाके आपके पास कुछ वैल्यू आएगी। दूसरा तरीका ये है कि जब E/B है तो E/B एक रिलेशन होता है, दिस इज वेलोसिटी सेलेक्टर। तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो वेलोसिटी के बराबर होती है। इसकी डायमेंशन अगर वेलोसिटी के बराबर है तो जो E/B की डायमेंशन है वही V की डायमेंशन होगी, और वेलोसिटी क्या होता है? LT - 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। ये बहुत पूछा जाता है, 1/√μ0ε0, ये भी वेलोसिटी के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने μ0 लिया है तो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें यूनिट से मतलब है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। सो इफेक्टिवली ये भी आएगा LT - 1। अब कई बार इसी का स्क्वायर कर देंगे, इसी का अंडर रूट कर देंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में आप राइट हैंड साइड का अंडर रूट स्क्वायर कर दो, उससे रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। कोई भी टाइप की एनर्जी हो, सबकी एक यूनिट होगी, मतलब एक डायमेंशन होगा। कोई भी टाइप का प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, उन सबकी एक यूनिट होती है। किसी भी टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सॉरी
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब की डायमेंशंस एग्जैक्टली सेम होंगी। एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि दो क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस अगर सेम है तो वो क्वांटिटीज़ भी सेम है। फॉर एग्जांपल टॉर्क और एनर्जी, दोनों की डायमेंशन सेम होती है ml2t-2, बट दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ है। टॉर्क इज द रोटेटिंग इफेक्ट लाइक आर क्रॉस एफ वेक्टोरियली, और फिर ये एनर्जी है, दोनों में फ़र्क होता है, दोनों की डायमेंशन सेम है, इसका ये मतलब नहीं है दोनों क्वांटिटीज़ भी सेम है। तो if two quantities have similar dimensions, are the quantities also same? Maybe they can be same, but it's not necessary, it's not must that they has to be same. They have to be same. Okay. यहाँ पे इन्होंने कुछ सेट्स ऑफ क्वांटिटीज दी हुई हैं सेम डायमेंशंस की, याद कर सकते हो तो रियली गुड, अगर याद नहीं कर सकते हो तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, अगेन आप वहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है, मास एंड इनर्शिया। इनर्शिया कोई आज सच फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है, तो ये यू कैन स्किप आउट। मोमेंटम एंड इम्पल्स या सेम होती है, थ्रस्ट फोर्स वेट, या देयर आर मेनी, मतलब कि इन्होंने कुछ पेयर्स दिए हुए हैं या कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटीज दी हुई हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। जैसे टाइम की डायमेंशन इसके बराबर होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन r/l 1/rc 1/√lc, ये सारे के सारे रिलेशन है। क्योंकि देखो मतलब एक रिलेशन होता है चार्जिंग का, अगर आपको पता हो तो, डिस्चार्जिंग के लिए कैपेसिटर की Q0e⁻t/-t/RC। अब डायमेंशन की कैरेक्टर होती है कि जो पावर है वो कभी डायमेंशन नहीं हो सकती, उसकी कोई यूनिट नहीं हो सकती, पावर शुड बी डायमेंशनलेस। तो जो यूनिट टाइम की है वही यूनिट आरसी की भी होनी पड़ेगी, तो आरसी हैज द सेम डायमेंशन एज ऑफ टाइम, so 1/RC will have the same dimension as a frequency because 1/time is frequency. So वही सब दिमाग लगाया हुआ है, इसको इधर उधर किया जाता है, उसके रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हो, मतलब याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, रख सकते हो तो अगेन आई विल से आई हैव रिपीटेड इट मेनी टाइम्स, इट्स रियली गुड इफ़ यू कैन मग इट अप। कॉन्स्टेंट्स ज़रूरत नहीं होती, दिया जाता है, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको पता चल जाएगा। कुछ की पॉइंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ यही चीज़ मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, कि होता क्या है कि अगर मान लो कि आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस या कुछ भी, तो अंदर यहाँ पे चाहे जो भी टर्म हो x/y/z, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है तो ये एक एंगल है, और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इट हैज़ टू बी डायमेंशनलेस, इट इज़ मस्ट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि अगर आप दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हो तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, नहीं तो उन्हें ऐड नहीं किया जा सकता। आप संतरे को अंगूर से ऐड नहीं कर सकते, संतरे को संतरे से ऐड करोगे, अंगूर को अंगूर से ऐड करोगे, मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेम वे x+y सेम डायमेंशन होनी चाहिए, सेम वे माइनस, एंड दोनों केस में इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर कोई पावर है x⁻p/q, तो ये चाहे जो भी हो ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, मतलब जो यूनिट p की होगी वही यूनिट q की भी होगी, ताकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। अगर मान लो कि मेरे पास सिचुएशन है, डायमेंशंस ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, आप डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, y/x⁻n। इंटीग्रल्स अगर मेरे पास हैं y dx, तो जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो भी वो x बनेगा, तो फिर ये y, तो यूनिट हो जाएगी इसकी yx, मतलब सॉल्व करके जो भी है। We can't add or subtract two physical quantities of different dimensions. We know that is principle of homogeneity. इसे ही कहा जाता है principle of homogeneity. Independent quantities may be taken as fundamental quantities in a new system of units. आप अपने हिसाब से कोई सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर आप बनाना चाहते हो, तो कोई भी अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको आप एक नई फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में अज्यूम कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम विच यू आर यूजिंग। मूविंग फर्दर, इफ वी से प्रैक्टिकल फिजिक्स, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स, मतलब 11th में हम देख तो लेते हैं उसे लैब में, लेकिन बहुत लोगों को यूज़ करना नहीं आता कि मेजर कैसे करना है, और स्क्रू गॉज वो घुमाते रहते हैं, मतलब मैं भी घुमाता था। एनीवे, प्रैक्टिकल फिजिक्स, बेसिकली इसके अंदर जो पहली टर्म है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। वी डोंट हैव मच टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर इज। बेसिक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि जो ज़रूरी है, मतलब कि जो सिग्निफिकेंट है उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे बताई जाती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी और पूछे जा सकते हैं। आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये ध्यान रखना सारे नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं, और अगर उनके बीच में कोई जीरो आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है, जैसे 101, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जितने भी ट्रेलिंग जीरोज होते हैं,
ये इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो अभी भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 ही है। ट्रेलिंग जीरोस, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, all zeros between two non-zero digits are significant, location of decimal does not matter। कहीं पे भी दो non-zero digits के बीच में अगर zeros हैं, कितने भी हो तो सारे के सारे significant होंगे। If the number is without decimal part, then the terminal or trailing zeros are not significant। अगर नंबर बिना डेसिमल पार्ट का है जैसे ये, तो ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। बट अगर यहीं पे एक और 2 लग जाता तो ये सारे सिग्निफिकेंट हो जाते, 3 और 3 6 और 1 7 हो जाते। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। So another case, trailing zero in the decimal parts are significant, like 10.00. So it has 4 significant figures. Accordingly, we can find it out in this way. ऐसे represent किया जाता है। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, like 0.00043, तो यहाँ इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम 0.00043, तो इसके अंदर जब तक पहला नॉन जीरो नंबर नहीं आ जाता उससे पहले के सारे उसको हम इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो 2 होंगे, इट्स लाइक दैट। अगर बीच में कोई जीरो आ जाता है मतलब इनके बीच में, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स इन मेजरमेंट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट टुगेदर फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर, लाइक 0.108 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यू कैन सी दैट। पहला नॉन जीरो इज 1। 40.0 डेसिमल के बाद जीरोस हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 1.3 इंटू जो ऑर्डर होता है, मतलब जैसे 10 raised to the power 30, तो ये 30 ऑर्डर है, तो ये जो टर्म होती है ये इनसिग्निफिकेंट होती है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। 1.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 1.23। 0.0018 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये मतलब हट जाएगा। राउंडिंग ऑफ बहुत बेसिक प्रिंसिपल होता है राउंडिंग ऑफ का, कि अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद लाइक 7 5 3 7, अगर ये आपको राउंड ऑफ करना है, मान लो कि 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो जब आप 7 यहाँ पे अगर ये 5 से बड़ा है तो उस केस में ये नंबर 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 4। अब ये जो नंबर है 4, ये 5 से छोटा है, तो इफेक्टिवली ये 5 का 5 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 6.75 का 6.75 ही रहेगा। अब अगर मुझे और फर्दर करना है तो फिर ये 5 है। जब 5 की सिचुएशन होती है तो हम देखते हैं उससे पिछला नंबर ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और अगर इवन है तो वो एज इट इज रहेगा, नो चेंज। सो ये 6.75 है, तो इफेक्टिवली ये बन जाएगा 6.8, बिकॉज 7 ऑड है और यहाँ पे 5 है। अगर 6 होता तो वो डायरेक्टली 8 हो जाता, 4 होता तो वो 7 का 7 ही रहेगा, बट 5 पे आपको ऑड इवन चेक करना पड़ता है कि क्या है, और उसके रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया, जो पावर होती है उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी भी नंबर को ना हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश किया करो, जैसे 3074, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल डालो और फिर उसके बाद जो भी पावर है वो लगा दो, 3.074 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये जो 3 है ना, दिस इज ऑर्डर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, थर्ड ऑर्डर। इन फिजिक्स वी टॉक अबाउट द ऑर्डर बिटवीन -32 टू +55, इतने बड़े जोन में हम वर्क करते हैं। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और फिर ये होता है मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, अभी तक जितना भी ऑब्जर्व हुआ है। Okay, so this was all about like this significant figures, कि हम इनको कैसे डील करते हैं, या साइंटिफिक नोटेशन और ये सब कुछ। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि जो मेजरमेंट्स में इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज एरर्स। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एरर से, और बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। बहुत आसान होता है अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो इसका कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो ढंग से समझने की कोशिश करना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं कोई भी क्वांटिटी लिखता हूँ, जैसे मान लो कि आई एम राइटिंग अबाउट अ क्वांटिटी x इज इक्वल्स टू 30 ± 1, तो ये कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मतलब x एक लेंथ हो सकती है, मास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 30 ± 1 अज्यूम, तो यहाँ पे जो 30 है ये जो क्वांटिटी है जो मैंने मेजर की है, और ये जो 1 है ये एरर आया उसके अंदर मेजरमेंट में। कैसे निकालते हैं, तो फिर हम मल्टीपल वैल्यूज लेते हैं, हर एक के लिए फिर एरर निकालते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यूज निकालते हैं। जैसे मान लो कि मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है, तो मैं इसकी 50 वैल्यूज लूँगा, उन 50 वैल्यूज का एवरेज निकालूंगा, तो जो एवरेज है हम उसको मानते हैं कि ये परफेक्ट रिजल्ट है, ट्रू वैल्यू। फिर उस एवरेज वैल्यू को हर एक से, लाइक जितने भी मैंने 50 की 50 वैल्यूज ली थी, उन सब से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा
तो मुझे जो वैल्यूज मिलेंगे उसे कहा जाता है एरर्स। उन सारे एरर्स के मैग्नीट्यूड का जब एवरेज लिया जाता है तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। मतलब वो ये है 30 + -1, ये जो टर्म है इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कहने का मतलब ये है कि ये क्वांटिटी जो है ये 30 के बराबर है, लेकिन ये +-1 का एरर रखती है। मतलब ये क्वांटिटी 29 30 -1 से 31 के बीच में वेरी कर सकती है, कुछ भी हो सकती है इसके बीच में। ये कहलाता है एब्सोल्यूट एरर, और ये कहलाता है जो हमारे पास वैल्यू आई थी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रू वैल्यू। सो x इज दिस मच, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एब्सोल्यूट एरर। अब इसी में एक टर्म आती है जिसे कहते हैं रिलेटिव एरर, नॉर्मली डेल से डिनोट किया जाता है। तो ये कितना होता है? तो ये होता है जो एब्सोल्यूट एरर है डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू। मतलब इसे हम लिखते हैं डेल्टा x, और इसे हम लिखते हैं नॉर्मली x। This is delta x, this is x, if that is not visible. So it becomes basically relative error is nothing but del x by x. This is what we call as relative error. Or percentage relative error is basically del x by x into 100. This is what we call as percentage relative error or percentage error. दोनों का एक ही मतलब है. So 1/30 into 100. This is what we call percentage error. So this overall thing is basically what we call absolute error, relative error and percentage error. इसके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो वो डिस्कस करते हैं। मान लो मेरे पास दो क्वांटिटीज है, पहले हम बात करें एडिशन सब्ट्रैक्शन की। मेरे पास दो क्वांटिटीज है, x 30 ± 1 और y 20 ± 0.5। इमेजिन ये मेरे पास दो क्वांटिटीज है। अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, चाहे तो आप ऐड कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो एब्सोल्यूट एरर्स हमेशा ऐड होंगे। मतलब 30 ± 1 20 x + y, 30 + 20 50, इन दोनों को ऐड किया, ±1.5। बहुत आसान है, आपने सीधा सीधा एरर्स को भी ऐड कर दिया, एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड किया। ध्यान रखना जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा 30 - 20 10, बट एरर अभी भी ऐड ही होंगे। एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएगा अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। रिमेंबर, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लो कि सेम वही केस लेते हैं, x इज 30 ± 1 और y इज 20 ± 0.5। तो चाहे वो प्रोडक्ट हो यानी कि एक्स वाई, मान लो एक्स दोनों लेंथ थे, एक्स वाई में एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ एरिया, मुझे एरिया लिखना है। तो एरिया होगा कितना? मैं दोनों क्वांटिटीज को नॉर्मली मल्टीप्लाई करूंगा, 30 × 20 = 600, प्लस और माइनस। अब यहाँ क्या होगा, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, रिलेटिव एरर ऐड हो जाएंगे। रिलेटिव एरर ऐड कैसे होंगे? तो फिर रिलेटिव एरर, इसका रिलेटिव एरर कितना है 1/30 और इसका रिलेटिव एरर कितना है 0.5/20। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1/30, I'll write here 1/30 प्लस 0.5/20, ये हो गया एरिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस रिलेटिव एरर्स का एडिशन। चाहे इनका डिवीजन होता तब भी मैं यही करता, x/y, दोनों को डिवाइड किया, 30/20 कितना होगा, 30/20 is 3/2, मतलब 1.5, प्लस और माइनस दोनों का रिलेटिव एरर ऐड, यानी कि 1/30 प्लस 0.5/20। दिस इज द वे। मतलब प्रोडक्ट और डिवीजन हो तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों के रिलेटिव एरर्स को ऐड कर देना है, यू विल गेट द रिजल्ट। एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देना है, कुछ नहीं। सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा, हमेशा ऐड होगा। ये हो गया प्रोडक्ट, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पावर्स में अगर हो तो, जैसे मान लो कि एक्सपोनेंट्स, पावर की सिचुएशन हो अगर, तो क्या करना होता है। अगर मेरे पास कंडीशन है कि x एक क्वांटिटी है जो कि है a³ b² √c(d), कुछ ऐसे, और फिर मुझे सब में मोस्ट ऑफ द टाइम में आपको इन सब का परसेंटेज एरर दिया होगा। a में जो एरर है वो 2% है, b में जो एरर है वो 1% है, c में जो एरर है वो 4% है और d में जो एरर है वो 3% है। ये दिया होता है, परसेंटेज एरर दिया होगा। अगर नहीं भी दिया हुआ, मान लो आपको क्वांटिटीज दी हुई है, तो आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हो। मान लो a दिया हुआ है 10 ± 1, तो परसेंटेज एरर कितना होगा, परसेंटेज एरर a इज परसेंटेज डेल्टा a 1/10 × 100।
ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम परसेंटेज एरर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप निकाल सकते हो। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स, ये कितना है। बेस्ट तरीका और इजीएस्ट वे, जो भी पावर है उस पावर को उसके एरर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। मतलब 3 a की पावर 3 है, सो 3 इंटू परसेंटेज इज 2, जो परसेंटेज एरर है तो 3 इंटू 2 प्लस b हैज द पावर 2 and b the error is 1 plus c has power half whether it is in the denominator or in the numerator। मतलब वो चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ पावर देखनी है। तो c to the power half, so basically it becomes half into 4 or d to the power 3, so basically d to the power 1, so 1 into 3। when you solve it, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 10 plus 3 13, so this is the answer, 13% is the error in x। यहाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ पावर -2 होती तो इसका मतलब नहीं है हम वहाँ पे माइनस लेते, हम अभी भी 2 ही लेते, क्योंकि ये बेसिकली b to the power -2 is nothing but b square in the denominator, तो हम 2 ही लेंगे चाहे पावर कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, नंबर का ध्यान रखना है बस, that's it। This is how we find out the error if we are talking about exponents, if the situation is in powers। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, so you should know this, how to solve this kind of situation। So I think yeah, this much is when we are talking about error in summation and difference, product and division, power of a quantity, yeah। Then now measurement, ये वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, हर एक केस के अंदर आपको लीस्ट काउंट निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, तो वो मिनिमम वैल्यू जो हम उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके निकाल सकते हैं। जैसे जब हम एक नॉर्मल स्केल की बात करते हैं, वो छोटे वाला, तो वो 15 सेंटीमीटर का होता है, तो 15 सेंटीमीटर का स्केल है, उसके अंदर 15 डिविजन्स होते हैं 1-1 सेंटीमीटर के, लेकिन उस 1 सेंटीमीटर के डिवीजन के अंदर भी 10 डिविजन्स होते हैं, तो बेसिकली उसका जो मिनिमम यानी लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर, बिकॉज 1/10। तो जो 0.1 सेंटीमीटर है, या यू कैन से दैट 1 मिलीमीटर, तो जो एक नॉर्मल स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट इज 1 mm, दिस इज द लीस्ट काउंट, और यू कैन से दैट 1/10 सेंटीमीटर, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ नॉर्मल स्केल। बट जब मैं इन डिवाइसेस की बात करता हूँ या इन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता हूँ, दैट इज वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज, तो इनका लीस्ट काउंट अलग होता है। वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे इफ यू कैन सी इट, ट्राई टू शो यू, या this scale, this particular portion is what we call the vernier scale, and the scale which is down, जिसके ऊपर ये slide करता है, that is what we call main scale। तो this is what we call main scale division and this is what we call vernier scale division। MST and VST, वर्नियर कैलिपर्स के अंदर लीस्ट काउंट कैसे दिया जाता है, तो वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट दिया जाता है इन द वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट इज गिवन एज 1 MSD माइनस VSD, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, कितना है, सो मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन 1 MSD माइनस VSD। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वर्नियर स्केल हैज 10 पार्ट्स, वर्नियर स्केल के 10 पार्ट्स हैं, मतलब ये वाला जो छोटे वाला स्केल है जो स्लाइड कर रहा है उसके 10 पार्ट्स हैं, विच आर इक्वल टू 9 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल। जो मेन स्केल था उसके 9 पार्ट्स के इक्वल वो वर्नियर स्केल के 10 पार्ट्स हैं, तो इफेक्टिवली एक वो उसका किसके बराबर होगा, of main scale having each part equal to 1 mm, मतलब 9 मिलीमीटर उसके 10 को कवर कर रहे हैं, 9 मिलीमीटर, क्योंकि एक मेन स्केल का पार्ट दिया हुआ है having each part equal to 1 mm, पार्ट होना चाहिए, पाथ लिखा हुआ है इन्होंने, each part equal to 1 mm, so 9 mm is basically equal to 10 parts of that, so मुझे लीस्ट काउंट निकालना है, तो लीस्ट काउंट कितना होगा, तो फिर मेन स्केल तो मेरे पास मिल गया मुझे 1 mm, 1 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, तो 10 पार्ट्स उसके इसके 9 पार्ट से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली 9/10, और यू कैन से दैट 0.1 मिलीमीटर, दिस इज द लीस्ट काउंट, एंड यू कैन से दैट दिस इज 1 mm फॉर द नॉर्मल स्केल, फॉर वर्नियर कैलिपर्स इट इज 0.1, मतलब हम वर्नियर कैलिपर से और छोटा मेजरमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली इट इज 0.1 mm, लेकिन जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन में इतने ही पार्ट्स दिए जाएं और इतने ही डिवीजन दिए जाएं, आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा लीस्ट काउंट निकालने के लिए पार्ट्स अलग दे देंगे, मान लो यहाँ पे 8 पार्ट्स कह दिया जाता है, या मान लो यहाँ पे 15 पार्ट्स कह दिया जाता है कि उसके एक से कोइंसाइड करना है, तो आप निकाल सकते हो उसके रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट इज स्क्रू गॉज, स्क्रू गेज, बेसिकली स्क्रू गेज में भी यही चीज़ होती है, वहाँ पे स्लाइड नहीं करता, वहाँ पे ये जो स्केल है ये रोटेट करता है, इफ यू कैन सी इट अगेन, आई विल ट्राई टू जूम इट अप अ लिटिल,
दिस इज द स्केल विच रोटेट्स, दिस इज व्हाट वी कॉल सर्कुलर स्केल। और फिर जो ये इस तरफ है, जैसे जैसे आप इसे घुमाते हो तो फिर ये ऐसे खिंचता चला जाता है, पीछे की तरफ स्लाइड होता जाता है। तो ये जो है ये कहलाता है मेन स्केल। इस मेन स्केल में जो दो लाइंस के बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं पिच। और नॉर्मली एक रोटेशन पे वो एक पिच के बराबर शिफ्ट होता है, या एक पिच के बराबर शिफ्ट होता है। सो मूविंग फर्दर, जब हम स्क्रू गेज के बारे में बात करते हैं तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है, स्क्रू गेज, वो निकाला जाता है पिच, यानी कि दो मेन स्केल कह रहा हूँ मैं उससे जो बड़े वाला है, ये वाला पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल। मतलब उसमें कितने डिविजन्स हैं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। वहाँ से हम सॉल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दिया भी होगा इन्होंने कहीं, या द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ स्पिंडल ऑफ अ स्क्रू गेज फॉर ईच टर्न ऑफ हेड इज 1 mm। जब हम उसको एक बार टर्न करते हैं पूरे को तो वो 1 mm मूव करता है, मतलब वो 1 mm का गैप है उसके बीच में। The edge of the humble is provided with the angular scale carrying 100 equal divisions। अब उस स्केल पे 100 डिविजन्स है, तो एक बार जब मैंने उसको टर्न किया तो 100 डिविजन्स के बराबर मूव कर गया। तो फिर अगर मुझे उसका लीस्ट काउंट निकालना है तो कितना होगा, 1/100। So effectively 1 mm divided by 100 comes out to be 0.01 mm। That's easy, right? So इस तरह से निकाला जाता है, जितना वो वहाँ पे मूव करता है पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। कई बार ये सर्कुलर स्केल में आपको 50 डिवीजन देंगे, कई बार 60 देंगे, तो क्वेश्चंस के हिसाब से चेंज हो जाता है। You can say that screw gauge is a better device. It can measure 0.01 mm, मतलब वर्नियर कैलिपर 0.1 मेजर कर सकता था छोटे से छोटा, स्क्रू गेज और भी छोटा मेजर कर सकता है। फर्दर जीरो एरर, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जैसे जो डिवाइसेस होते हैं वो, मतलब हमारे लैब्स में तो कभी नहीं होता कि वो बिल्कुल जीरो पे पॉइंट आउट करें, वो हमेशा आगे या पीछे की तरफ मूव कर रही होती है। तो फिर जितना वो आगे या पीछे की तरफ मूव कर रही होती है, वो जो डिफरेंस होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एरर। मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपने स्क्रू गॉज में कुछ भी नहीं डाला हुआ, कुछ है नहीं बीच में, तो जब कुछ नहीं है तो फिर ये जो सर्कुलर स्केल है इसको जीरो पे होना चाहिए। इफ आई जूम इट आउट हियर यू विल सी हियर दैट सी देयर इज नथिंग इन बिटवीन, मतलब स्क्रू गॉज के बीच में कुछ नहीं डाला हुआ है, बट यहाँ पे द स्केल इज ऑलरेडी एट 5। इफ इट इज क्लियर, इट इज 5। सो दैट मीन्स जब वहाँ कुछ भी नहीं है तो वहाँ 5 है। अब मान लो मैंने वहाँ पे कुछ एंटर किया, कुछ मतलब पुट किया, डाला वहाँ पे, और फिर उसके बाद उसको मेजर किया, तो ये जो ये स्केल है ये चला गया फॉर एग्जांपल 25 पे, 25 पे। तो अगर ये 25 पे गया है तो ये एक्चुअल में 25 पे नहीं गया है, 5 तो वहाँ पहले से था ना, तो 25 माइनस 5 वो एक्चुअल में 20 पे गया है। तो यहाँ फॉर्मूला याद करने से जैसे मतलब बेहतर अगर आप लॉजिक लगाओ कि हो क्या रहा है, वो ऑलरेडी 5 पे है, 25 पे जा रहा है, तो इफेक्टिवली वो 20 ही हुआ ना। सेम वे जैसे कई बार ये हो जाता है कि ये ऑलरेडी मान लो कि -5 पे होता या 95 पे होता, तो इसका मतलब क्या है कि जब वो 25 पे जा रहा है तो 95 से 100 यानी 95 से 100 का एक 5 कवर करके जा रहा है, तो इफेक्टिवली 5 + 25 30 हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे है। होप यू गेटिंग इट। तो यही चीज़ की जाती है, इसी को हम नॉर्मली जीरो एरर कहते हैं कि शुरुआत में कितना एरर है उस सिस्टम के अंदर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज जीरो एरर्स। या दिस इज जीरो एरर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट इसका ऐसे निकाला जाता है, एंड आई थिंक दिस इज डन। या सो दिस इज लाइक ऑल सम ऑफ द थिंग्स ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। It is not opening. Okay, yeah, opened. So if you can see, I won't be solving all of these, I'll put it in the description, you can try solving these questions. I can just show you a couple of them. Identify the pair whose dimensions are equal। तो आपको जब पता होगा कि वो क्वांटिटीज क्या है तो उसकी डायमेंशन, ये तो मैंने बताया भी था, टॉर्क एंड वर्क दोनों की डायमेंशन सेम होती है बट दोनों क्वांटिटीज अलग होती हैं। डायमेंशंस ऑफ 1/μ0ε0 हमने डिस्कस किया था, डायमेंशन ऑफ √1/μ0ε0, इफ यू रिमेंबर 1/√μ0ε0 ये वेलोसिटी होता है, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना होगा वो निकाल लो जो भी है। द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस निकाल सकते हो जो भी हैं। फर्दर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है ml - 1 t - 1, ml - 1 t - 1।
मैं फिर से कह रहा हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर पता है एक्सप्रेशन ईटा इज इक्वल्स टू ए वी बाई एक्स, ये वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है, इसकी यूनिट आपको निकालनी है, ये एरिया है, ये फोर्स है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा। बट याद रहेगा तो अच्छी बात है, मतलब जल्दी हो जाता है। दैट्स अप टू यू। दीज आर सम टाइप्स जो कि हमने कवर अप कर लिए हैं ऑलमोस्ट। यू कैन सी, देखो एक एरर पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर, Adobe is damn slow. Resistance of a given wire is obtained by measuring the current flowing in it and the voltage difference applied across it. पता है हमें। If the percentage errors in the measurement of the current, एक तो ये आधा टाइम ऐसे खराब करते हैं कि जो क्वेश्चंस में इन्फॉर्मेशन देते हैं ना वो किसी काम की नहीं होती। If the percentage errors in the measurement of the current and the voltage difference are 3% each, percentage errors in the measurement of current and voltage, I और V दोनों में error 3%, and then error in the value of resistance of the wire। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मेरे को रेजिस्टेंस पता होता है V over I है, ये होता है रेजिस्टेंस। V में एरर दिया हुआ 3% और I में भी एरर दिया हुआ 3%, दोनों का एरर पता है, दोनों की पावर्स 1 है, तो रेजिस्टेंस का एरर कितना होगा 1 into 3 plus 1 into 3, so effectively it will come out to be as 6%. That is the answer. So these kind of questions will normally be there. So I hope you understood. You should try actually these questions because these are important for you to try, because if you want to try that, in that case that will be a problem. You need to practice these questions. Anyway, moving further in the next class we'll talk about maybe vectors and dimensions and all. और फिर if we reach that number जहाँ पे हम लाइव कर सकते हैं तो we'll try to keep these things, like I'll try to stream live जितना ज़्यादा हो सके। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलरली ये वीडियोस अपलोड कर दूँ अराउंड इवनिंग एवरी डे। इन अराउंड 30-35 डेज हम कवर अप कर लेंगे सब कुछ, अगर आप साथ साथ चलते रहे तो। If you like this, please share it so that it can reach and help more people. Thanks a lot for watching. Have a good day.